नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की। प्रयागराज के लिए दहशत का पर्याय बने अतीक और उसके परिवार के अंत की शुरुआत हो गई है। 44 साल में बनाया गया अपराध का साम्राज्य, अतीक के अपराध का साम्राज्य मात्र 51 दिन में ध्वस्त हो गया और इस ध्वस्तीकरण की शुरुआत तब से शुरू हुई जब अतीक अहमद के शूटरों ने एक मुकदमे के गवाह की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी। यही नहीं, उस गवाह के 2 पुलिस कर्मी जो सहयोगी थे या उसकी रक्षा में तैनात थे, उनकी भी दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस घटनाक्रम ने एक ऐसी शुरुआत की जिसने अतीक के अंत या अतीक के अपराध का अंत कर दिया। दरअसल प्रयाग और अतीक एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। अतीक अहमद ने अपनी आप को राजनैतिक रूप से इतना समृद्ध कर लिया था। ये पहली हत्या इसने सब बड़ी हत्या की थी, वो राजूपाल की थी, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में की थी। लेकिन पूरे घटना उस दौरान तो मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। बाद में मायावती के शासनकाल में मुकदमा दर्ज हुआ। कुल 100 से ज्यादा केस अतीक अहमद पर दर्ज थे। उसके भाई अशरफ पर करीब 54 केस दर्ज थे। लेकिन अभी तक इस शासनकाल से पहले तक इनको किसी मुकदमे में कोई सजा नहीं हो पाई। 4 मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। 14 मुकदमों में ये दोषमुक्त हो गए। तो कुल मिलाकर के इनकी मुश्किलें बढ़ती नहीं नजर आई। सरकार से जो साम्य था इनका बढ़िया बना हुआ था। ये आराम से अपनी सत्ता के सहयोग से अपनी व्यवस्था चला रहे थे, यानी यूँ कह लें अपने अपराध का जो पूरा साम्राज्य था वो सत्ता के सहयोग से चला रहे थे। और अपराध और राजनीति के गठजोड़ का सबसे मजबूत एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि किस तरीके से व्यक्ति या कोई अपराधी राजनीति के सहयोग से एक बड़ी मजबूत व्यवस्था चला सकता है। जिस आक्रामकता से इनके अपराधियों ने उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, ठीक उसी अंदाज में इन दोनों भाइयों अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कल हो गई रात 10:30 बजे। तीनों अपराधी लवलेश बांदा से, सनी कासगंज से, अरुण मौर्य हमीरपुर से, तीनों मीडिया पर्सन की भेष में आए, आईडी लेकर आए, उसकी बाइट लेने की बात शुरू की, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पुलिस वाले मीडिया वालों के को बहुत उनके काम में बाधा नहीं डालते हैं, या बाइट वाइट लेने से या बातचीत करने से अपराधियों से भी वो रोकते नहीं हैं। इसको वो जेन्युइन मानते हैं। इस कारण उनको नज़दीक आने दिया। उन्होंने अपने जेब से, अपने पास से निकाला असलहा और मात्र 12 सेकंड के अंदर उन्होंने करीब 1.5 दर्जन गोलियां मार के इन दोनों को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, इस पूरे घटनाक्रम से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आएगी। पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी इतने बड़े अपराधी की हत्या हो जाती है तो सरकार पर आरोप लगेगा। सरकार स्वाभाविक रूप से सरकार बैकफुट पर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उन्होंने 17 संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया। उन्होंने एक 3 सदस्यों वाली न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जो पूरे मामले की जांच करे। डीजीपी और एसीएस होम संजय प्रसाद को तत्काल स्थान पर जाने के लिए तुरंत आदेशित किया गए। पूरे घटनाक्रम की जांच की और पूरे हत्याकांड के कारण क्या था, कैसे हुआ, उन पेशेवर शूटरों को कैसे, कहां से, किसने इम्प्लांट किया, इसकी जांच करने को कहा। तो पुलिस अभिरक्षा की ये जो जांच है, पुलिस अभिरक्षा में हत्या की जो जांच है, ये एक बेहद यूँ कह सकते हैं राजनैतिक रूप से बहुत बड़ा सवाल उठा गया है पूरी पुलिस की कार्यशैली पर। विपक्षी नेताओं ने इसको आतंकवाद का नमूना बताया, कहा कि
साहब ये तो हत्याकांड है, ये आतंकवाद का नमूना है, लेकिन मैं इसको इस रूप में नहीं लेता हूँ। मेरा मानना है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप अगर इन दोनों की हत्या हुई तो इसको इस रूप में ज़्यादा लिया जाना चाहिए कि इन्होंने जो दहशत का पर्याय बना रखा था, अपना अपराध का साम्राज्य बना रखा था, उसका कहीं इम्पैक्ट हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम पर। दरअसल अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई उससे पहले उसके बेटे, अतीक के बेटे और उसके सहयोगी को पुलिस ने झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया था। उनके ऊपर आशा थी, आरोप था कि शायद वो अतीक को छुड़ाने की प्रयास कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में बिल्कुल यह निश्चित है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही मामलों में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा इसलिए होती है कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, लोग अपने आप को ईजी फील करें, सुरक्षित फील करें। लेकिन राजू पाल की हत्या से लेकर उमेश पाल की हत्या तक जो घटनाक्रम रहा है, सब कुछ शांत था। यहाँ तक कि अतीक अहमद भी गुजरात की जेल में आराम से शांति के साथ जीवन जी रहा था। सारे मुकदमे स्लो पेडलिंग हो रही थी आराम से, लेकिन उमेश पाल की हत्या होना उसके लिए दुर्भाग्य का कारक बना। उसके बाद यूपी पुलिस, या यूं कहें इस हत्याकांड को यूपी पुलिस ने अपने इकबाल पर एक सवालिया निशान के रूप में लिया और उसके केस को फास्ट ट्रैक पर डाला। उसकी सुनवाई तेज़ी से शुरू हुई और मात्र 51 दिन, पूरे घटनाक्रम में मात्र 51 दिन के अंदर ये जो चीज़ें शुरू हुई तो उसके एक्शन और रिपरकशंस के रूप में ये आज ऐसी स्थिति आ गई जिसमें अतीक अहमद और अशरफ अहमद की भी हत्या हो गई। मुझे लगता है कि एक अतीक अहमद का एक समय वो था जब 4 मुकदमे सरकारों ने वापस ले लिए थे, 14 मुकदमों में वो दोष मुक्त हो गया। कई सरकारों ने, चाहे वो समाजवाद, बहुत बार तो खैर वो निर्दलीय रहा, चाहे वो 2000 कई बार वो निर्दलीय जीता, 89, 91, 93, लेकिन 96 में पहली बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। 1999 में वो अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। फिर वो वापस अपना दल से पुरानी सीट इलाहाबाद से जीता और उसके बाद फिर उसने फूलपुर से चुनाव लड़ा, सांसद बना। वहीं से उसने अपने सामने किसी को खड़ा न होने देने की ठानी, जिसके बाद उसने राजू पाल चुनाव लड़ा, उसके द्वारा खाली की हुई सीट से राजू पाल जीत गया, इसलिए इसने राजू पाल की हत्या कर दी। कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपराध का साम्राज्य खड़ा किया उसको उसका दंश तो भुगतना ही होगा। पत्रकारों के पूछने पर अतीक अहमद ने कहा, मेरे माफियागिरी तो कब की ख़त्म हो गई, यानी माफिया था, उसने स्वयं भी स्वीकार किया। लेकिन इस माफियागिरी की अगर अंत हो वो आसानी से कर सकता था, वो चीज़ें ठीक थीं, उसके कंट्रोल में थीं, वो आराम से जेल में था और वो मुकदमे उसकी सुनवाई हो रही थी। अगर वो उमेश पाल पर आक्रमण नहीं कराता, उसकी हत्या नहीं कराता, यही नहीं उसके साथ 2 सिपाहियों की भी हत्या करा दी, ये उसके दुर्भाग्य का कारक बना। ये हम तय मान लीजिए कि अगर वो ये दुर्घटना या ये अपराध वो कारित नहीं करता तो शायद आज अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों जीवित होते, अतीक का बेटा भी जीवित होता, मुकदमा ज़रूर चल रहा होता, कानून अपने रूटीन से उनको सज़ा देता, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। फिर भी मृत्यु सदैव दुखद होती है, लेकिन यह तय है कि अगर कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलेगा तो समाज भी नहीं चलेगा। शायद इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि कर्मों का प्रतिफल भी मिलता है। तो व्यक्ति को दूसरों को जो कष्ट देता है वो स्वाभाविक सी बात है, उसको भी कष्ट आता है। किस कारक से आए, किस तरीके से आए, किस रास्ते से आए,